देखते हैं यूथ अनरेस्ट। इंडिया का या कहना चाहिए जो मॉडर्न वर्ल्ड है आज का, वो पूरी तरीके से यूथ सेंटर्ड होता है, मतलब यंग जनरेशन पर ही केंद्रित है। इनको एक इंडिपेंडेंट पावर के तौर पर एक्सेप्ट किया गया है। इंडिया जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, वहां पर भी 65% जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूथ पॉपुलेशन। किसी भी नेशन का संपन्न होना या एक गौरवपूर्ण होना ये तभी पॉसिबल है अगर जो यूथ की क्रिएटिविटी है, जिसे हम कहते हैं कि हमारे समाज का भविष्य है या हमारे देश का भविष्य है, उसको सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए, तब उसको सही तरीके से फायदेमंद तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए, तभी जो है एक अच्छा संपन्न और गौरवपूर्ण देश बन सकता है। ये हमारे समाज की एक कहना चाहिए बैकबोन, रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, सपोर्ट पिलर है ये बहुत बड़े, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है हमारे सोसाइटी का, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कहना चाहिए ऑब्जेक्ट है हमारी सोसाइटी का, कि हम इनको जो है हटा नहीं सकते। करते क्या है, क्या सोचते हैं, इनके सामने क्या चैलेंजेस हैं, अगर इस चीज को जान लिया जाए और उनको सही तरीके से उनको गाइड किया जाए, तो इससे नेशन और सोसाइटी दोनों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसीलिए ये वाले जो टॉपिक है इसमें हम मेनली समझेंगे यूथ का मतलब क्या है, और जो यूथ में अनरेस्ट है, असंतोष है, वो जो है स्टेबल नहीं है, ये क्या कारण है और क्यों वो इस तरीके से अनरेस्ट फील करता है, वो जो चीज है उसके क्या रीजंस है उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आता है कि मीनिंग क्या है यूथ। यूथ एक ऐसा बायोलॉजिकल फैक्टर है और इसको ध्यान में रखते हुए जिन इंसानों की उम्र 15 से 35 के बीच में होती है, वो जो है यूथ माने जाते हैं। जो जाने माने यंग स्कॉलर है डॉक्टर भूपेंद्र ब्रह्म भट्ट, उन्होंने जो है कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं यूथ की। तो जो अपनी सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ कॉलेज यूथ है उसमें उन्होंने लिखा कि एक बिल्कुल आइडियल तौर पे शॉर्ट टेम्पर्ड, नाचने गाने वाला, भूलने वाला, मतलब जैसे कहते हैं ना अपने ही धुन में रहने वाला, काम में बिल्कुल अपने को झोंक देने वाला, बहुत बातूनी, बहुत ही जोश से भरा, रफ, थोड़ा सा हिंसात्मक, इस तरह के जो पावरफुल पर्सन है उनको हम यूथ कहते हैं। ये एक तरह से उन्होंने जो है कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, उनके अनुसार यूथ क्या होता है। ये जो है रिलेशनशिप्स बहुत तेजी से भी बनाते हैं और बहुत तेजी से उसे तोड़ते भी हैं। इनका जो है एक नजरिया जो है, परसेप्शन जो है देखने का, वो बिल्कुल एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म से बिल्कुल ही पेसिमिज्म तक है। अब ऑप्टिमिज्म से पेसिमिज्म का मतलब क्या हुआ, ऑप्टिमिज्म का मतलब सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक से एकदम से नकारात्मक तक, पेसिमिज्म नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो जो चीज है इनका नजरिया वो बिल्कुल एक्सट्रीम होता है। ये नई टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड होते हैं और जो अनजान है, जिन चीजों के बारे में कोई नहीं जानता, इसको जानने की इनको बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है। अब यूथ अनरेस्ट का मतलब क्या होता है, यूथ को, जिसको हम कहते हैं कि किसी भी सोसाइटी या नेशन का आधार है उसके डेवलपमेंट का, ये जो है बहुत ज्यादा इनमें एक क्षमता होती है कि ये जो है क्रांतिकारी बदलाव लाते हैं समाज के अंदर अपनी खुद की पोटेंशियलिटी से, मतलब उनके अंदर जो भी काबिलियत है, जो भी उनके अंदर क्वालिटीज है, स्किल्स है, उसकी मदद से ये जो है बहुत ही रिवॉल्यूशनरी चेंजेस करते हैं समाज के अंदर या नेशन के अंदर। जो क्वालिटीज यूथ में पाई जाती हैं, जैसे बिल्कुल नया नजरिया, विजन जो है, उनकी सोच, इमेजिनेशन की, किस तरह की तर्कबाजी देते हैं, एक उत्सुकता है अपने जो भी उनके एम्स हैं उनको पूरा करने की, बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ताकि बहुत सारी एक्टिविटीज को वो कर सके। तो ये सब जो है क्वालिटीज होती है यूथ के अंदर। जैसे जैसे समय बदलता है, आज का जो यूथ है वो बहुत सारी उसकी उम्मीदें हैं, बहुत सारी उसकी जो है गोल्स हैं, उसकी इच्छाएं हैं, उसको करने की एक टारगेट्स हैं। अब इन डिजायर्स को, एम्बिशंस को सेटिस्फाई करने के लिए इनको क्या करना होगा, जो अपनी साथ के और लोग हैं वो एक उम्र के, उनको साथ उनको कंपटीशन करना होगा। किससे मदद से, मॉडर्न एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के। अब ऐसे सर्कमस्टेंसेस में कई बार क्या होता है, जो भी उनका एक एम है वो
समझने के लिए कि उनके जो एम को पूरा करने में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी उनके क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो उनकी एक फिजिक पर असर डालता है। मेंटल डिस्टर्बेंस जो यूथ में होती है वो सिर्फ किस कारण से होती है कि नॉन अचीवमेंट जो है उनकी एम्स का, वो उनके अंदर अनरेस्ट लाता है। बेसिकली आप किसी चीज को करना चाहते हैं, अब आप उस चीज को पूरा नहीं कर पा रहे, तो आपके मन में जो है कहीं ना कहीं एक उथल पुथल होने लगती है। ये चीज जो है इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देती है। नतीजा क्या है कि आप जो है बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। अनरेस्ट बेसिकली एक तरह से बेचैनी है। तो ये जो यूथ अनरेस्ट है, ये पूरे समाज के अगेंस्ट चला जाता है, या हो सकता है कुछ समाज के हिस्सों के खिलाफ हो जाए, और उसको फिर वो जो है एक्सप्रेस करता है बहुत ही अलग अलग तरीकों से। कई बार जो है उनका जो तरीका होता है अपने उस अनरेस्ट को दिखाने का, वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है, यानी डैमेज करने वाला होता है, हिंसात्मक होता है, जो कि खास तौर से समाज के लिए बहुत ज्यादा चैलेंज बन जाता है। साथ ही साथ सेफ्टी सिक्योरिटी या जो एक ऑर्डर है समाज का, उसके लिए बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न बन जाता है, चिंता का विषय बन जाता है। जब भी जो यूथ है उसकी नीड्स पूरी नहीं होती, या उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं होती हैं, तो वो जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं उस सिचुएशन को, चाहे वो अपने इमोशंस के माध्यम से, डिमांड्स के माध्यम से, डिससेटिस्फेक्शन के माध्यम से, उसको हम कहते हैं यूथ अनरेस्ट। इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं वो आपको एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट के फॉर्म में भी देखने को मिलेंगे, जैसे घेराव करना, जुलूस निकालना, हड़ताल करना। ये सब तरीके हैं अपनी जो एम्स हैं या जो एम्बिशंस हैं वो पूरा ना हो पा रहे हैं उस केस में। जो स्टेटस है अनरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का, ये पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। इसको भी हम जो है कहीं ना कहीं यूथ अनरेस्ट मान सकते हैं। यूथ पावर पूरी तरह से सिनोनिमस है न्यूक्लियर पावर के। जैसे न्यूक्लियर पावर एक्सप्लोड होती है ना, तो वो बिल्कुल तबाह कर देती है, सेम चीज यूथ पावर में भी उतनी ही एनर्जी है। इसका अगर पॉजिटिव तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो ये पूरी दुनिया के भलाई के लिए काम आ जाएगा, और अगर इसका नेगेटिव उसमें असर हो गया तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। तो ये जो फीलिंग है अनरेस्ट की, डिससेटिस्फेक्शन की यूथ के में, ये होती है खास तौर से क्या करती है, जो डेवलपमेंट है समाज का उस पर असर डालती है, वो बाधित करती है। यूथ का जो अनरेस्ट है वो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, एक एक सोशल सिस्टम जो है उसके लिए चैलेंज के तौर पर खड़ा हो गया है। अब यहाँ दिए गए हैं कि रीजंस क्या हो सकते हैं यूथ अनरेस्ट। जैसे और सामाजिक समस्याएं हैं, इसी तरह से यूथ अनरेस्ट भी कई सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनका रिजल्ट है। अब रीजंस क्या है वो यहाँ बताएं। सबसे पहले आते हैं हम सोशल रीजंस। फैमिली। फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट सोशल रीजन माना जाता है यूथ अनरेस्ट का, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशन है फैमिली का, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होता है बहुत सारे वेरिएबल्स से जो आज की टाइम में अवेलेबल है। तो छोटे छोटे परिवार होते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, वो जॉइंट फैमिलीज को एक तरह से रिप्लेस करके बनी है, और ये जो है दिन पर दिन तादाद में बढ़ती जा रही है, और खास तौर से इन्होंने फैमिली लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं। जैसे हर दिन हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा या तनाव, डाइवोर्स, घर में जो है एक फैमिली बॉन्डिंग नहीं है, घर बिखरा हुआ है। इसका असर यूथ के जो मेंटल एक साइकी होती है उस पर बहुत ज्यादा असर डालता है। आज के महंगाई के ज़माने में दोनों ही हस्बैंड और वाइफ जो हैं उनको ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पड़ता है जिससे वो जीविका थोड़ी कमा सकें, अपने लिए एक तरह से अर्निंग कर सकें, तो ताकि जो फैमिली है उसको मेंटेन किया जा सके। यहाँ तक कि जो हस्बैंड वाइफ हैं या पेरेंट्स जो हैं, वो इतना उनके पास टाइम नहीं रहता कि वो अपने बच्चों को देख सके ढंग से। नतीजा क्या होता है, जब बच्चों को प्यार नहीं मिलता, एक जो वार्मथ कहना चाहिए ना, एक क्लोजनेस जो वो पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करते हैं, जब उसकी कमी होती है तो वो काफी हद तक लोनली और डिससेटिस्फाइड महसूस करते हैं, उनको अकेलापन सताने लगता है, जो नतीजा होता है उनके अनरेस्ट का। यानी उनको फिर एक बेचैनी होती है कि घर जाकर भी उनको कोई लव अफेक्शन नहीं मिलेगा। वो एक तरीके से उनकी बॉन्डिंग पेरेंट्स से बन नहीं पाती, वो अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करते हैं और बहुत ही अनरेस्ट फील करते हैं।
फिर आता है वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट। इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है कैसे हम गाइड करते हैं, जो हमारे समाज के वैल्यूज हैं उनसे। अगर ये वाली जो वैल्यूज हैं या कुछ भी बेसिक चेंजेस जो हैं वो कमजोर पड़ते हैं, तो वो जो है कहीं ना कहीं एक वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं माइंड में यूथ के। जैसे कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करे, लेकिन होता क्या है कि वो जो है इतना ज्यादा उसको नहीं मानना चाहता। नतीजा क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा वैल्यूज पे वो फोकस करते हैं कि नहीं आपको ये चीज करनी होगी, तो ऐसे में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उनके में माइंड में अंडरस्ट ले आता है और अल्टीमेटली क्या होता है कि फिर वो जो है बगावत कर देते हैं आपके हम लोग जैसे एक नॉर्मल कोर्स में जो समाज के नॉर्म्स हैं रूल्स हैं उनको एज इट इज फॉलो करके चलते हैं। और जो नहीं करता है वो अल्टीमेटली क्या होता है, तो करवाया जाता है, नहीं कर पाता तो वो फिर रिवोल्ट करता है। तीसरा है चेंज्ड एम्स। जो यंग एज के बच्चे हैं उनकी जो लाइफ की एम्स हैं वो जो है एक तरह से जिनकी चेंज हो गई है, वो कोशिश करते हैं कि कैसे भी हो बस सफलता हासिल करनी है, तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। और वो ये चाहते हैं हम हर फील्ड में लाइफ की जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है, जैसे हो सकता है, बस हम सफलता हासिल। मतलब हुक और क्रुक, साम नाम दंड भेद होता है ना, जिसे कि आप कैसे भी पॉसिबल हो मेरे को जीवन में सफल होना है। पर अगर यहीं पर वो सफल नहीं हो पाते हैं तो उनके में फिर अनरेस्ट आए। फोर्थ पॉइंट है जनरेशन गैप। 20 साल का डिफरेंस जो है दो जनरेशन के बीच में हमेशा से होता है। अब क्या है, 20 साल का ये जो टाइम पीरियड है इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, जिसमें आपका जो ओल्ड और न्यू जनरेशन है उसमें डिफरेंस जो ओपिनियन की है वो बहुत ज्यादा। क्योंकि क्या होता है जो चीज 20 साल पहले हो रही थी वो 20 साल बाद नहीं हो रही, अब उसमें और बहुत ज्यादा बदलाव हो चुका है। लेकिन जो 20 साल का गैप है वो कभी पूरा नहीं हो पाता क्योंकि हम हमेशा कंपेयर करेंगे पीछे से। पर वो जो आज आज का इंसान है उसने 20 साल पहले का वो नहीं देखा, वो आज के उससे चलेगा। तो हमेशा क्लैशेस होते हैं, जनरेशन गैप्स होते हैं, तो उसके उनके बीच में जो है इस तरह के क्लैशेस बहुत ज्यादा होते हैं, नथी ओल्ड और न्यू जनरेशन के। और ये आपको ऑलमोस्ट हर फील्ड में सोसाइटी के देखने को मिलेंगे, खास तौर से जो एल्डर्स होते हैं और जो यूथ हैं, क्योंकि उनकी सोच में जो है एक सोचने के तरीके में बहुत ज्यादा फर्क होता है। इसकी वजह से जिन क्लैशेस बहुत ज्यादा होते हैं, जहाँ एक तरफ जो एल्डर्स हैं वो चीजों को बहुत समझ के पेशेंटली करना चाहते हैं, वहीं जो यूथ है वो चाहता है जल्दी जल्दी जो हम चीजों को पूरा कर ले चाहे कैसा भी हो। कि उनके जो आइडियाज होते हैं, जो उनके विचार होते हैं वो ऐसे होते हैं कि बस जल्दी से चेंज होना चाहिए, कंप्लीट चेंज होना चाहिए। तो ये जो जनरेशन गैप है ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है यूथ अनरेस्ट। अब देखते हैं एजुकेशनल रीजंस क्या है। यूथ का मतलब है चेंज को लेके चलने वाला। ये जो ऐसे बदलाव जो चाहते हैं, हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ बदलाव हो, वो ये चाहते हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी कहीं ना कहीं बेसिक चेंजेस हों। बहुत ज्यादा मैसिव कहना चाहिए चेंजेस की कमी होना टीचिंग में, सिलेबस में, मेथड्स में, एग्जामिनेशन के, उससे क्या होता है एक यूथ के दिमाग में फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। जैसे आज का जो यूथ है उसको ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है, सिर्फ सेलफोन की मदद से। 3G हो, 4G हो, अब तो 5G और 6G आने वाले हैं। तो उसके बाद भी क्या होता है, वो ये नहीं कर पाता कि जैसे हाँ हम एक तरफ जी रहे हैं ऐसे जमाने में जहां हमारे पास मोबाइल की मदद से सब चीजें हमारे मुट्ठी में, और वहीं हमारा जो एजुकेशन मेथड है उसमें हम आज भी चौक डस्टर पेन पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे कि भाई हम लोग भी जो है टैबलेट्स या लैपटॉप्स कंप्यूटर्स यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं है। तो ये सब जो कारण होते हैं इससे भी बहुत ज्यादा लोगों को या बच्चों को सेटिस्फेक्शन नहीं होता, अगर जो है अनरेस्ट होता है। क्योंकि हमारे जो समाज में जो शिक्षा है, एजुकेशन है, ये एक तरीके से डेवलपमेंट का बेस माना जाता है। डेवलपमेंट सही मायने में होता है जब जो एजुकेटेड यंग बच्चे होते हैं उनको पढ़ने के बाद उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको नौकरी मिल सके।
उनको काम मिल सके। आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो बहुत डिफरेंट है। अब जब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं एम्प्लॉयमेंट की और एजुकेटेड यूथ जो है वो बढ़ता जाता है, में क्या होता है, अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड भी बढ़ रहा है। भाई हर साल बच्चे इतने पास होते हैं, हर साल क्वालिफाइड होके निकलते हैं, उतनी जॉब्स तो अवेलेबल नहीं है, तो ये जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ये अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। अब ऐसे में जब एब्सेंस होती है एम्प्लॉयमेंट की, तो वो कहीं ना कहीं क्रिएट करता है फीलिंग डिसअपॉइंटमेंट का, डिप्रेशन का यूथ में, जो कि यूथ अनरेस्ट के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। बहुत जरूरी है कि यूथ को प्रॉपर एजुकेशनल गाइडेंस मिले उनकी स्टूडेंट लाइफ। सोशल सिस्टम जो है हमारा, उसके जो एक उसमें बदलाव होता है या बदलता रहता है, उसके बीचों बीच या बहुत सारे जो एजुकेशनल कोर्सेज हैं उनकी वैरायटी में उनकी, जैसे कह चाहिए, उनकी कमी होना, और जो यंग बच्चे हैं उनको सही सलाह ना मिलना कि हमें कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें जब ये चीज़ों की कोई गाइडेंस नहीं देता, तो नतीजा क्या होता है कि हमारे को एंग्जाइटी होती है, रेस्टलेसनेस होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि हम चाहते हैं पर हमें कोई सही सलाह देने वाला नहीं कि भाई हम क्या सब्जेक्ट चुने। बहुत बच्चे होते हैं जिनको पता होता है कि भाई हाँ हमारा ये एम है, हम यही बनेंगे। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका माइंड फ्लिकर करता रहता है। आज वो देखते हैं हाँ ये बन जाएंगे, आज ये देखते हैं ये बन जाएंगे। वो अपने टैलेंट को खुद नहीं पहचान पाते कि भाई हम में बेसिक स्किल ऐसी क्या है जिसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम आगे, जैसे बहुत से बच्चे आर्ट बहुत अच्छी करते हैं, अगर वो अपने आप को ड्राइंग की फील्ड में आगे बढ़ा ले तो वो आगे चल के आर्टिस्ट बन सकते हैं। लेकिन सही सलाह देने वाला चाहिए। अब जहाँ पेरेंट्स जो हैं वो नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करते, तो बच्चे जो है ऐसे में मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको जो है समझ नहीं आता कि वो एक्चुअल में करेंगे। एजुकेशनल सिस्टम जो है वो दो तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। एक तो यूथ को एजुकेट करता है ताकि वो अपने आप को सरवाइव करवा पाए। दूसरा उनका समाज में एक तरह से घुलन मिल होना। जब यूथ को जॉब्स नहीं मिलती जो उनके एजुकेशन से मैच न करती हो, या उनको जॉब्स जो है लोअर लेवल की मिलती हैं, तो वो जो है फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं। इससे क्या होता है, डिससैटिस्फैक्शन की, एंगर की, ये सारी जो फीलिंग्स है ये डेवलप होने लगती है एजुकेशन सिस्टम के। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है आज के, वो भी जो हैं कहीं ना कहीं एक सोशल और डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं वो बच्चों को सही से नहीं दे पाते, या जो वैल्यू नेशनल यूनिटी की है वो यूथ में नहीं डालते। इससे क्या होता है, ये सब यूथ अनरेस्ट को ले जाती है या उसकी तरफ उनको आगे बढ़ाती है। फिर आता है बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रीजन। जब एक एडोलेसेंट जो है वो यूथ बनता है, मतलब अब वो जो है टीनेजर से निकलकर एक यंग एज में आ रहा है, तो वो जो है उसके बॉडी में जो है हार्मोन्स का चेंज होता है। यानी हर उसमें हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होते हैं जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जो हमारे जो एक हमारा मेंटल वो है या हमारा जो फिजिक है उस पर असर डालती है। इस एज में यूथ बहुत क्यूरियस होता है बहुत सारी चीजों को जानने के लिए, और सही गाइडेंस जो है अगर सही समय पे ना मिले तो एक तरह से सिचुएशन अनसर्टेनिटी की खड़ी हो जाती है, जो कि उसके असंतोष का कारण बनती है। यूथ जो हैं वो जाने जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं, बहुत उनमें जिम्मेदारी लेने की कमी होती है, कि वो जो है पूरी तरह से उनमें समझ नहीं होती कि वो जो है जिम्मेदारी उठा पाए, और इसीलिए ऐसे में उनको प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है कि वो सेंसिबल तौर पर एक्ट कर सके। अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी तो वो जो है डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज की तरफ निकल जाएंगे। एक जो फीलिंग है फ्रीडम की, ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है यूथ के बीच में, और वो जो है हमेशा उनमें क्या है कि वो टेंडेंसी बन गई है कि जो भी उनके ऊपर होता है, जो अथॉरिटी होती है, उसका विरोध करना है। अलग अलग पर्सन से कांटेक्ट होने के कारण उनके प्रभाव में, ये इंस्टीट्यूशन और मीडियम से बहुत सारे थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, वो उनके दिमाग में उभरते रहते हैं, जो उनके बिहेवियर के जो एक्सप्रेशन हैं उसको जो है काफी हद तक असर डालते हैं। अगर आप इमेच्योर हैं, अभी आपकी इतनी एज नहीं है कि आप हर चीज में परिपक्व हो, तो ये जो विचार या जो आइडियाज हैं ये एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन को क्रिएट कर देते हैं दिमाग में, और अल्टीमेटली होता क्या है कि आप अनरेस्ट को लीड कर जाते हैं। यूथ का मानना है कि जो उनकी डिमांड्स हैं वो जब तक एक्सेप्ट नहीं करी जाएंगी जब तक वो स्ट्रांगली उसके लिए नहीं बोलेंगे, या जो एक हमारा जो फ्रीडम है डेमोक्रेसी में, उसकी जो व्याख्या है वो गलत तरीके से करी गई है। यहाँ पर फ्रीडम का मतलब होता है आर्बिट्रेरीनेस, एक तरह से तानाशाही टाइप। तो वो जो है अपने सेंटिमेंट्स को
इम्प्रॉपर बिहेवियर के थ्रू दिखाते हैं, रॉन्ग उस तरीके से। यूथ जो है वो पूरी तरह से कहते हैं ना फन में अपने आप को रखना चाहता है, हमेशा उसको ये चाहिए कि कोई मेरे को जो है डिस्टर्ब ना करे, मेरी आज़ादी में कोई भी खलल ना आए। इनके जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा फिक्र करते रहते हैं कि मतलब हर वक्त जो है उनका दिमाग कहीं ना कहीं भटकता रहता है। क्यों? क्योंकि उनको जो है पूरी तरह से आज़ादी चाहिए, हमेशा मस्ती में रहना है। आपने कई बार यूथ को सुना हुआ भी होगा कि हमें मत क्या कहते हैं वो डिस्टर्ब करो, या हमें डरपोक मत बनाओ, क्योंकि हम कमिट करेंगे मिस्टेक्स पर उन्हीं मिस्टेक से सीखेंगे और फिर जिम्मेदार बनेंगे। मतलब यह है कि हमारे लिए आप चिंता मत करो या हमें जो है डरपोक मत बनाओ, अगर हम गलती करेंगे तो फिर उन्हीं गलतियों से हम सीखेंगे भी और खुद जिम्मेदार बनेंगे। एक बहुत जरूरत है कि हम उनके साथ कम्युनिकेट करें, उनको सपोर्ट करें, उनको गाइड करना बहुत ज़रूरी है कि उनके जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनके इश्यूज़ हैं, उसमें उनको प्रॉपर समझ आए कि क्या है उनकी असली समस्या, क्या उनके एक्चुअल में मुद्दे हैं, उसकी समझ होने के लिए उनको गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो स्किल्स के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ज़रूरी है कि अगर सोसाइटी की अखंडता जो एक गति है वो बनी रहे, तो ऐसे में हर मेंबर को कुछ जो समाज के नियम हैं या उनके अकॉर्डिंग उसको एक्ट करना ज़रूरी है। अगर हम इंटरनलाइज़ नहीं करते हैं नॉर्म्स को या वैल्यूज़ जो हैं उनको, तो एक में सिचुएशन में भटकाव की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसी जो भटकाव है, ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है कई सारे सोशल प्रॉब्लम्स जो समाज में खड़े हो जाते हैं उनके लिए। हमारा जो अगला यूनिट है उसमें हम बताएंगे आपको डिटेल में ये जो समाज की प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है। तब तक आपको अगर ये चैप्टर अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए। एजुकेट, मिलते हैं अगले चैप्टर में।